Headlines presented by Shri Guru Ram Raj University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान। अब 2 चरणों में हो रहे चुनाव। कांग्रेस बोल रही 2 चरणों में क्यों हो रहा चुनाव। पूर्व विधायक सुरेश राठौर को बीजेपी ने दिखाया बाहर का रास्ता। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर किया गया निष्कासित। 6 साल के लिए किया गया निष्कासित। काशीपुर में नीलामी चबूतरे पर उठे सवाल खारिज। मंडी सचिव ने सभी आरोप बताए निराधार। कहा नियमों के तहत किया कार्य। हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर तैयारी तेज। जिला प्रशासन ने तैयारियों का किया निरीक्षण। डीएम और एसएसपी ने अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। बीजेपी नेता बिशन नागरकोठी के बेटे ने की आत्महत्या। परिजनों ने पुलिस चौकी के सामने किया हंगामा। परिजनों ने लगाया पुलिस पर आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है। जी हां, आपको बताते चले कि पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। कहा कि उत्तराखंड में 3 चरणों में भी हुए हैं चुनाव व्यवस्थित और प्रशासनिक इकाई सक्रिय हो, इसकी चिंता करना सरकार का काम है। और यदि 1 चरण में चुनाव होते तब भी कांग्रेस आरोप लगाती। अब 2 चरणों में हो रहे चुनाव और अब कांग्रेस बोल रही है कि 2 चरणों में क्यों हो रहा है चुनाव। अच्छा होता कि कांग्रेस को 3 चरणों में चुनाव कराने की करनी चाहिए थी मांग। कांग्रेस के पास नहीं कार्यकर्ता, नहीं समय और न ही प्रत्याशी। धामी सरकार में गैर कानूनी और नियम के विरुद्ध नहीं होता कुछ भी कार्य। पंचायत चुनाव में हमेशा बढ़ा वोट प्रतिशत, इस बार भी बढ़ेगा वोट प्रतिशत। देखिए, हम राज्य चुनाव आयोग का आभार व्यक्त करते हैं कि कुछ विलंब से ही सही, लेकिन आज की तारीख में चुनाव घोषित हो गए हैं। ये ठीक है, हम चुनाव को चाहते थे जल्दी हो जाए, कांवड़ की यात्रा से पहले हो जाए, लेकिन क्योंकि अब कांवड़ यात्रा भी प्रशासन दृष्टि देखनी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जुलाई माह में ही चुनाव संपन्न हो रहे हैं, ये राज्य के हित में है। और भारतीय जनता पार्टी ने आज से ही अपने प्रत्याशियों की, जिला पंचायत सदस्य समर्थित प्रत्याशियों की हम लोग पैनल पर चर्चा कर रहे हैं और हम लोग भी 1 तारीख सायंकाल या 2 तारीख तक हम विधिवत रूप से अपने प्रत्याशी घोषित कर देंगे। तो 5 तक नामांकन है, समय है, इसलिए हम और व्यवस्थित रूप से चीजों को संभालने में और चीजों को ठीक करने का हमारा भी काम रहेगा। खंड के अंदर 3 चरण में भी चुनाव हुए हैं। चुनाव व्यवस्थित हो, प्रशासन इकाई इसमें सक्रिय रहे, इसकी चिंता करना भी सरकार का काम होता है। अगर 1 ही चरण में होता है तो कांग्रेस का दूसरा आरोप होता है। अब 2 चरण में है तो वो कह रहे 2 में क्यों कराने। अच्छा होता कांग्रेस के लोगों को थोड़ा और अच्छी डिमांड करनी चाहिए कि 3 चरण में होता तो और अच्छा होता है। लेकिन सच्चाई है कि कांग्रेस चाहे पहला चरण हो चाहे 2 चरण हो, कांग्रेस पर न समय है, न उन पर प्रत्याशी है और न उन पर कार्यकर्ता है। इसलिए इस प्रकार का हार से पहले के बयान के रूप में इसको मैं देखता हूँ। मैं उत्तराखंड के अंदर चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों की क्षमता को भी जानता हूं, पंचायतों के प्रत्याशियों की, और उनसे मेरा आग्रह भी है कि 100% मतदान हो। इसके लिए आवश्यक है कि सब लोग मतदाताओं को मतदान के लिए आमंत्रित करें। और वैसे भी पंचायत चुनाव में मत प्रतिशत हमेशा बढ़ता है, क्योंकि अकेले प्रधान की ग्राम पंचायत के मेंबर ही हर वार्ड में 4 लड़ते हैं, तो हर व्यक्ति को जीत का भाव रहता है। हर व्यक्ति मतदाताओं को आकर्षित करता है और उत्तराखंड के अंदर हमेशा पंचायत का प्रतिशत बढ़ा है, इस बार ही पंचायत प्रतिशत बढ़ेगा। कृषि मंडी उत्पादन समिति काशीपुर के सचिव पूरन सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए प्रेस वार्ता की है। आपको बता दें कि सब्जी मंडी में किसानों की उपज के लिए निर्मित नीलामी चबूतरे अधिनियम के उल्लंघन और किसानों के हितों की अनदेखी करने को लेकर सीएम पोर्टल पर और सीएम को भेजे शिकायती पत्र के मामले में मंडी समिति के सचिव ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। सचिव पूरन सिंह ने कहा कि सचिव बनने के बाद से मैंने केवल पद और संविधान के अनुरूप कार्य किए हैं। उन्होंने बताया कि मंडी सचिव पद पर तैनाती का अधिकार प्रबंध निदेशक, महाप्रबंधक, विपणन बोर्ड का है और उनके द्वारा ही सभी समितियों में नियमानुसार सचिव पद पर तैनाती की जाती है। मंडी सचिवों का कहना है कि जिन लोगों द्वारा उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं उन लोगों को न तो अधिनियम का ज्ञान है और न ही उपविधि की जानकारी है। ऐसे लोग केवल दूसरे लोगों के द्वारा लिखे हुए पत्रों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। और एक वायुमंडल के मंत्री के हस्ताक्षर है।
उस लेटर पैड पे उन्होंने हमारे प्रबंध निदेशक महोदय को और हमारे अध्यक्ष महोदय को एक पत्र जारी किया है, जिस पर हमें हमारे ऊपर जो है गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं कि हमने कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग किया, ऐसे उन्होंने एक आरोप लगाया है। तो इसमें मेरा कहना यह है कि मैंने जिस दिन से मैं महामंत्री बना हूं, मैंने पद के अनुरूप और संविधान के अनुरूप कार्य किए हैं, जिसमें मैंने अपनी 19 मंडियों की इकाई का गठन और दोनों मंडलों के इकाइयों का गठन किया। और धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेले की शुरुआत होने में 2 सप्ताह का समय बचा है और उससे पहले जिला प्रशासन पूरी तरह मोर्चा संभाल चुका है। डीएम और एसएसपी द्वारा संयुक्त रूप से तैयारियों का जायजा लिया और डीएम और एसएसपी ने हरकी पौड़ी बैरागी कैंप और कांवड़ पटरी का निरीक्षण कर तैयारियों को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जहां भी अवैध अतिक्रमण मिला वहां पीला पंजा चलाया गया और व्यापारियों को सख्त हिदायत दी गई कि मेला शुरू होने से पहले सभी अतिक्रमण हटा लिया जाए। सड़कों पर पसरी गंदगी देखकर डीएम ने नाराजगी जताई और नगर निगम को तुरंत सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। डीएम मयूर दीक्षित ने कहा कि आज का ये निरीक्षण तैयारियों का जायजा लेने के लिए था। उन्होंने कहा कि इस तरह का निरीक्षण प्रतिदिन किए जाएंगे और कांवड़ मेला शुरू होने से पहले सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। एसएसपी हरिद्वार प्रविंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि जुलाई के पहले सप्ताह तक मेले की फोर्स डिप्लॉय कर दी जाएगी। साथ ही यातायात को लेकर भी प्लान समय समय पर लागू किया जाएगा। तो हमारी जो प्रायोरिटी कांवड़ मेला है और उसमें आने वाले समय में जो भीड़ बढ़ेगी, तो जो हमारे फ्री एरियाज हैं जहां पर अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। साथ ही साफ सफाई पे व्यवस्था पर भी जोर दिया जा रहा है, बेटर करेंगे इसको। साथ ही जो हमारी पार्किंग्स हैं जैसे बैरागी पार्किंग है या फिर अन्य जो बंदी पार्किंग है, चमकादड़ टापू की पार्किंग है, उसका निरीक्षण किया गया। वहां पर भी व्यवस्थाएं सुधारने के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं और आने वाले 8 से 10 दिन में लगातार डेली हमारी इंस्पेक्शंस रहेंगे जिससे कि व्यवस्थाएं सही हो जाए। हरकी पौड़ी क्षेत्र बनाया गया है और इसमें एक्स्ट्रा हमारे सफाई कर्मी तो रहेंगे ही, लेकिन हम अलग से ऑफिसर्स की तैनाती भी कर रहे हैं जो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे ताकि जो कचरा है लगातार वहां पे उठता भी रहे और आगे मूव भी करता रहे। साथ ही जो प्लास्टिक की पन्नी, पॉलीथीन आदि का जो प्रयोग कर रहे हैं, जो दुकानें बेच रही हैं उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि उसका बिल्कुल भी प्रयोग न हो मेले में। गंगा नदी में कोई भी तरह का प्लास्टिक ना जाए, इस पर भी हम लोग पूरी निगरानी कर रहे हैं और सभी से अनुरोध भी कर रहे हैं आपके माध्यम से भी और अन्य मीडिया के माध्यम से भी कि वो बिल्कुल भी अपने साथ प्लास्टिक न लेकर आए, गंगा नदी में किसी भी तरह का कचरा आदि न फेंके और जो हमारी एक बहुत ही सुरक्षित और स्वच्छ हमारी यात्रा है। सर अगर बात करें, कुछ हमारे नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम के हैं, पर्यटन के सुलभ द्वारा संचालित हैं, कुछ जिला पंचायत के हैं और इसके अतिरिक्त अन्य शौचालय भी टेम्परेरी बेसिस पे बनाए जाते हैं जिला पंचायत और नगर निगमों के द्वारा। जो शौचालय हमारे अभी अव्यवस्थित हैं या टूटे हुए हैं उनके रिपेयरिंग का काम शुरू हो चुका है और जो लायक नहीं है उसमें बता दिया गया कि उनको बंद कर दिया जाए ताकि कोई भी उसको यूज न करे और अच्छे शौचालय और साफ स्वच्छ शौचालयों का ही प्रयोग करें। कांवड़ मेले के दौरान बड़ी ताकि लगाया है, जैसे उनकी अनुमति के लिए वो आएंगे, जो भी शिविर लगाते हैं, भंडारे लगाते हैं और जो हमारे हैं कि मिलावटी खाने का प्रयोग बिल्कुल न करें, जो फूड सेफ्टी के नॉर्म से उसका पालन करेंगे और रेट लिस्ट जरूर लगाएं। रेट लिस्ट लगाएं कि कौन कौन सा खाद्य पदार्थ कितनी रेट में है, उसी हिसाब से फिर आगे अपने काम। देखिए इसमें अभी ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन हम लोग ये है कि अपना वेरिफिकेशन वो करा रहे हैं पुलिस से और अपना जो भी उनका रेट लिस्ट है वो करें। कांवड़ मेला क्षेत्र को 16 सुपर जोन में इस बार डिवाइड किया गया है, जिसमें एडिशनल स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं और साथ में करीब 137 के आसपास सेक्टर इसमें है, जिसमें सब इंस्पेक्टर अनुभव अधिकारी लगाए गए हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र में पार्किंग अरेंजमेंट्स की अलग से फोर्सेस में डिप्लॉय किया गया है। साथ में पार्किंग के साथ रूट डाइवर्जन प्लान में यूपी से भी हमने सहयोग दिया है और इस संबंध में कल इंटर कोऑर्डिनेशन मीटिंग के संबंध में भी काफी इस बात में चर्चा हुई थी। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे हम लोगों की निगरानी के संबंध में इंटरस्टेट बॉर्डर मीटिंग में भी काफी बात हुई थी। साथ में फोर्स का जो टोटल डिप्लॉयमेंट है वो ऑलरेडी हम लोगों के द्वारा हो चुका है। आगामी अगले पखवाड़े तक हम लोगों के पास फोर्स आ जाएगा और उसमें उसकी ब्रीफिंग के बाद फोर्स को लगाया जाएगा। 11 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में कांवड़ का स्नान है। 23 तारीख को जो है जल चढ़ाया जाएगा। इसको लेके इससे पहले डाक कांवड़ की व्यवस्था हो या पैदल कांवड़ की व्यवस्था हो, उसके लिए अलग अलग प्लान समय समय पर जारी किए जाएंगे। और वही अवैध प्लॉटिंग पर गर्जा पीला पंजा। जी हां, आपको बताते चले कि एमडीडीए का पीला पंजा अवैध प्लॉटिंग पर गर्जा हुआ नजर आ रहा है, जहां बीसी तिवारी सचिव बर्निया के निर्देश और संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेश पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। नामेश्वर शिव कॉलोनी प्रेमनगर में ललित किशन मोहन के अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है और इस बीच लगभग 2.5 बीघा में की जा रही थी प्लॉटिंग।
सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में अवर अभियंता विजित थौलपाल, सुपरवाइजर सुरेश ने पुलिस की उपस्थिति में की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। और एसपी जीआरपी तृप्ति भट्ट ने क्राइम मीटिंग में जीआरपी के अधिकारियों और जवानों को कांवड़ मेले की दृष्टि से अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र में आने वाले सभी ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के लिए कहा है। संदिग्धों पर भी बारीकी से नजर रखने के लिए निर्देशित किया गया। आपको बता दें कि हरिद्वार जीआरपी कार्यालय में एसपी तृप्ति भट्ट ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की। मीटिंग में एसपी ने बीते माह के क्राइम का अधिकारियों से फीडबैक लिया और उन्हें क्राइम के ग्राफ को कम करने के लिए कई दिशा निर्देश दिए। बैठक में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जीआरपी के अधिकारियों और जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर हौसला अफजाई की। एसपी ने बताया कि चारधाम यात्रा के बाद अब कांवड़ मेला शुरू होने वाला है, इसलिए कांवड़ यात्रा के दौरान जीआरपी के जवानों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। अच्छे वर्कआउट्स जीआरपी की टीम के द्वारा किए जा रहे हैं। पूरी चारधाम यात्रा के दौरान जो हमारी स्पेशल ट्रेनें संचालित होती है और भविष्य में जो कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत स्पेशल ट्रेनें भी संचालित होंगी, उसको लेकर हमारी तैयारियों की समीक्षा, इसके अलावा जो हमारी अपराध समीक्षा बैठक होती है उसका आज आयोजन किया गया, जिसमें जो भी उत्कृष्ट कार्य हमारे विभिन्न कार्मिकों के द्वारा किए गए उनको सम्मानित किया गया, जिसमें जहर खुरानी गिरोह के काफी अच्छे वर्कआउट्स शामिल हैं। इसके अलावा पुराने हिस्ट्री शीटर्स की हमने काफी अच्छी वेरिफिकेशंस की ड्राइव कराई है। इसके अलावा 40 लाख से अधिक कीमत के 250 के आसपास मोबाइल फोन्स पिछले 4-5 महीनों में हम लोग संबंधित व्यक्तियों को सुपुर्द कर चुके हैं, जिससे पूरे प्रदेश में ही नहीं अपितु बाहर से आए तीर्थयात्रियों में भी हमारे प्रदेश की काफी अच्छी छवि बनी। और कोटाबाग में पुलिस कांस्टेबल की मार से क्षुब्ध होकर बीजेपी नेता के बेटे ने आत्महत्या कर ली है। जी हां, युवक की खुदकुशी के बाद परिजनों ने पुलिस चौकी के सामने हंगामा किया और पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि बीजेपी नेता विशन नागरकोटी का बेटा कमल नागरकोटी बाइक से जा रहा था। कोटाबाग में चेकिंग के दौरान पुलिस ने कमल नागरकोटी को रोका और उसके 2 पहिया वाहन को सीज कर दिया। कमल ने चौकी पहुंचकर गाड़ी छोड़ने की बात कही, तभी कांस्टेबल परमजीत सिंह की कमल नागरकोटी से बहस हो गई, जिससे परेशान होकर कमल ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। आनन फानन में कमल को हल्द्वानी हायर सेंटर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि चौकी में मौजूद सीसीटीवी कैमरे भी गायब हैं। वहीं एसपी सिटी प्रकाश चंद्र का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा किसी चौकी में लाया गया था, उसके द्वारा आत्महत्या की गई है और यहाँ पर पब्लिक का काफी आक्रोश है। उनके द्वारा मांग है कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर आज यहाँ पर मेरे द्वारा इनको ये आश्वासन दिया गया कि जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर चाहे वो चौकी इंचार्ज हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे कोई भी अन्य क्यों हो, इसमें सीओ रामनगर को जांच शुरू की गई है और फिलहाल हम त्वरित कार्रवाई करते हुए फिलहाल इस चौकी को पूरा यहाँ से चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे नया स्टाफ भेजा जाएगा। जांच पूरी होने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मेरे अभी संज्ञान में आया है, इस चीज को भी चेक कर लिया जाएगा। सीओ रामनगर साहब इसमें जांच कर लेंगे कि वाकई जो ये आरोप है ये सच्चाई है या क्या फैक्ट है, उसी के अनुसार हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और वहीं देवभूमि को नशा मुक्त बनाने में पुलिस पूरी सतर्कता के साथ जुटी हुई है। दरअसल आपको बताते चले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त देवभूमि के सपने को साकार करने में पुलिस जुटी हुई है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में एएनटीएफ और रुद्रपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। रुद्रपुर पुलिस ने नशे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है, जहां 6 लाख रुपए की एमडीएमए ड्रग के साथ 2 नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से एक अवैध पिस्टल और बाइक बरामद की गई है। नशा मुक्त देवभूमि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है, एसएसपी ने कहा। और इसके साथ ही समाज को नशा मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। नशा तस्करों को गिरफ्तार कर भेज रही है जेल।
और ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली दवाई बनाने वाले गिरोह के सरगना को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ करने के बाद एसटीएफ की टीम ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा एसटीएफ के एसएसपी नवनीत भुल्लर ने किया। उन्होंने बताया है कि मार्केट में ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली दवाइयां बिकने की सूचना पर एसटीएफ की टीम सक्रिय हुई। इसी कड़ी में एसटीएफ की टीम ने कुछ दिन पहले ब्रांडेड कंपनियों के नकली रैपर छापने वाले संतोष कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उसने पूछताछ में राजस्थान निवासी अक्षय के कहने पर नकली रैपर छापने का जुर्म कबूल किया। जांच में पता चला है कि नकली रैपर छपवाने वाले का नाम अक्षय नहीं बल्कि नवीन बंसल है, जो भिवाड़ी राजस्थान का रहने वाला है। एसटीएफ की टीम ने नवीन को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में नवीन ने बताया कि वे ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली दवाइयां बनाकर सप्लाई कर मोटी रकम कमाता है। आरोपी साल 2018 में भी दिल्ली से नकली दवाई बनाने के आरोप में गिरफ्तार होकर जेल की हवा खा चुका है। एसटीएफ ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, ऐसा होता है कि मार्केट में दवाइयां दो तरीके से आती हैं, ठीक है। जो केमिस्ट है, ड्रग शॉप है, दवाइयों की दुकान है, दो तरीके से आती हैं। एक होते हैं जो कि कंपनी से सीधे इंडेंट होता है, कंपनी के जो गोडाउन्स होते हैं, कंपनी से सीधे इंडेंट होता है, कंपनी से दवाई आती है सीधे, नंबर 1। नंबर 2, लाइसेंस्ड स्टॉकिस्ट होते हैं, ठीक है। अब उसके पास जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक मेडिसिन लिख लीजिए, टैल्मा लिया, टैल्मा के माना उसने 1000 बॉक्सेस उसके पास आने थे, ठीक है। तो स्टॉकिस्ट के यहाँ कभी 10,000 आने थे, उसने 1000 ये भी ले लिए किसी और से और वो केमिस्ट शॉप में सप्लाई कर दिए। तो ये जो एंट्री होती है स्पूरियस ड्रग्स की, ये स्टॉकिस्ट के थ्रू होती है और जो बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स हैं वहां चले जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एक्सपर्ट भी वो पता देख के नहीं बता पाएगा कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है। हर एक उस पर क्यूआर कोड होता है, ठीक है। अब क्यूआर कोड को जब स्कैन किया जाता है तो कंपनी के सर्वर पे हिट होता है वो। कभी कोई क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो जैसे डॉक्टर रेड्डीज का कोई दवाई है, आपने उसके क्यूआर कोड को स्कैन किया अपने फोन से, तो वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा वो वेबसाइट, तो उनकी कंपनी का सर्वर पे हिट करेगा। तो ये करते कहते सेम क्यूआर कोड बहुत सारे, हर एक का अलग क्यूआर कोड होता है। ये क्या करते थे, एक किसी स्टेप का क्यूआर कोड कॉपी किया और सारी स्टेप्स में वो डाल दिया। तो उसमें कंपनीज ने सिस्टम निकाला था कि तो कोई 5 बार हिट करेगा, अगर एक क्यूआर कोड अगर 5 बार सर्वर पे हिट हुआ तो रेड फ्लैग जनरेट होता था, ये कहीं काउंटरफीट या स्पूरियस ड्रग्स का काम चल रहा है। तो इन्होंने अब करा क्या, एक नया तरीका इजाद किया था। ये सब पूछताछ में आया कि 50 स्ट्रिप्स हैं, तो 50 मसूरी के दिल की धड़कन माने जाने वाले माल रोड इन दिनों पार्किंग के रूप में तब्दील हो चुकी है। होटल स्वामियों द्वारा सड़कों पर वाहन पार्क किए जा रहे हैं, जिससे लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। यहां पर ना तो पुलिस के जवान दिखाई देते हैं और न ही नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी। ऐतिहासिक माल रोड में जगह जगह पर सड़क के दोनों ओर वाहन पार्क कर दिए जाते हैं। स्थानीय निवासी संजीव पवार ने कहा है कि इस समय पर्यटन सीजन चरम पर है, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। होटल स्वामियों द्वारा जगह जगह पर अपने वाहन पार्क कर दिए जाते हैं और जगह जगह पर नए निर्माण होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पर्यटकों को सुविधा देने में व्यवस्थाएं नाकाम दिखाई दे रही है और ऐसे में आने वाले समय में पर्यटकों की कमी देखी जा सकती है। और वहीं उत्तराखंड में बीजेपी को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। जी हां, आपको बताते चले कि प्रदेश अध्यक्ष को चुनने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को चुनाव अधिकारी बनाया है और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे और कल चुनाव अधिकारी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। और इस बीच आपको बताते चले कि 30 जून को नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी होगी। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदान होगा। 1 जुलाई को चुनाव अधिकारी करेंगे नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा और वहीं राष्ट्रीय परिषद के लिए 8 या फिर 9 सदस्यों की भी घोषणा होगी। हर्ष मल्होत्रा जी हमारे प्रदेश के चुनाव प्रेक्षक के रूप में नामित हो गए। कल हमारे प्रदेश के चुनाव अधिकारी जी विधिवत रूप से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। 30 तारीख तक को नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होगी और उसी दिन मतदान की स्थिति बनी तो मतदान होगा और 1 तारीख को विधिवत रूप से पर्यवेक्षक जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करेंगे और 8 या 9 जो भी अनुमति हमको केंद्र से मिलेगी, राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की घोषणा भी विधिवत रूप से होगी।
हरिद्वार जीआरपी ने यात्रा के दौरान यात्रियों के खोए 135 मोबाइल बरामद कर उनको वापस लौटाने का काम किया है। करीब 22 लाख रुपए के मोबाइल वापस मिलने से पीड़ितों के चेहरे पर खुशी की मुस्कान देखने को मिली है। मोबाइल मिलने पर पीड़ितों ने जीआरपी का आभार व्यक्त किया है। मामले में अधिक जानकारी देते हुए एसपी जीआरपी तृप्ति भट्ट ने बताया है कि समय समय पर ट्रेन में सफर के दौरान मोबाइल गुम होने की शिकायत जीआरपी को मिलती रहती थी। इसी क्रम में स्पेशल अभियान चलाकर पीड़ितों के गुम हुए मोबाइल वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। एक एक करके जीआरपी एसओजी की टीम ने 135 मोबाइल रिकवर करने में सफलता हासिल की है। रिकवर किए गए मोबाइल की कीमत करीब 22 लाख रुपए है। पिछले 3 महीने में जीआरपी ने 40 लाख के 250 से अधिक मोबाइल रिकवर कर पीड़ितों को वापस लौटाए हैं। तो शिकायतें आती रहती कि जो रेलवे के यात्री हैं, विशेष रूप से जो बुजुर्ग यात्री हैं, जो अन्य प्रदेशों से यहाँ पे विभिन्न प्रकार की धार्मिक यात्राओं के लिए आते हैं, कई बार उनके फोन खोने, छूटने या गिर जाने की घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें हमारे द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया और हमारी जीआरपी की एसओजी के अथक प्रयासों से 22 लाख से अधिक कीमत के 135 मोबाइल फोन आज हमने सभी व्यक्तियों को वापस किए हैं। पिछले 5 महीनों से हमारी ये स्पेशल ड्राइव चल रही, जिसमें कुल 40 लाख से अधिक जो मूल्य है उसके 250 के आसपास मोबाइल फोन्स हम अभी तक पीड़ितों को वापस कर चुके हैं, जिसके लिए सभी ने हमारी उत्तराखंड पुलिस का और जीआरपी का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया। ऋषिकेश के निकट श्यामपुर में झगड़ा होने के बाद युवक की स्कूटी और मोबाइल लेकर फरार हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से स्कूटी भी पुलिस ने बरामद कर लिया। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया है कि श्यामपुर निवासी सागर अपनी स्कूटी से घर जा रहा था। रास्ते में बाइक सवार 2 युवकों के साथ सागर का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़ा में सागर सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ा और बाइक सवार युवक मौके का फायदा उठाकर स्कूटी लेकर फरार हो गए। स्कूटी के अंदर मोबाइल भी रखा था। सागर की शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान विवेक और हिमांशु निवासी ज्वालापुर हरिद्वार के रूप में हुई है। आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। फिलहाल आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। और वहीं एक युवक ने कार में लिफ्ट लेकर ड्राइवर को पहले शराब पिलाई और फिर उसकी कार, मोबाइल और पर्स लूटकर फरार हो गया। शिकायत मिलने पर रानी पोखरी थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और आरोपी की गिरफ्तार कर लिया और ऐसे में फिलहाल आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कार, मोबाइल और पर्स बरामद कर लिया है। आरोपी की पहचान गौतम निवासी नजीबाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। आरोपी पहले भी आपराधिक मामले में जेल की हवा खा चुका है। रानी पोखरी थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार ने बताया है कि आरोपी ने हरिद्वार से पीड़ित की कार से लिफ्ट ली और भानियावाला होते हुए जब कार रानी पोखरी पहुंची तो आरोपी ने पीड़ित को शराब पिलाई और उसकी कार, मोबाइल और पर्स लेकर फरार हो गया। सूचना मिलने के 6 घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और वहीं पूर्व विधायक को बीजेपी ने अब बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जी हां, आपको बताते चले कि पूर्व विधायक सुरेश राठौर को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। पूर्व विधायक के वारंट वीडियो पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और ऐसे में सुरेश राठौर के जवाब में संगठन संतुष्ट नहीं और ऐसे में पार्टी की मर्यादा और सामाजिक आचरण का भी उल्लंघन किया। चाल, चरित्र और चेहरे के रूप में जानी जाती है बीजेपी। पार्टी में अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। इसके लिए पूर्व विधायक को अब बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो देखिए, आपको बताते चले कि पूर्व विधायक सुरेश राठौर को अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पूर्व विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। लेकिन अब जो है सुरेश राठौर के जो जवाब थे उससे संतुष्टि नहीं मिली, जिस वजह से पार्टी की मर्यादा और सामाजिक आचरण का उल्लंघन माना जा रहा है। चाल, चरित्र और चेहरे के रूप में बीजेपी जानी जाती है और ऐसे में अब पार्टी में अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, जिसके बाद से ये बड़ा और कड़ा एक्शन बीजेपी ने लिया है, जिसमें पूर्व विधायक के वायरल वीडियो होने के बाद से अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा
पूर्व विधायक सुरेश राठौर जी को उनके अमर्यादित आचरण के कारण नोटिस जारी किया गया था और उनके द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया, लेकिन जो जवाब दिया गया वो संतोषजनक नहीं पाया गया। इस कारण आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के निर्देश पर उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी 4 चरित्र और चेहरे के रूप में जानी जाती है और अनुशासनहीनता किसी भी प्रकार से पार्टी में बर्दाश्त नहीं है, इसलिए कार्रवाई की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Eleven schools